हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टी जैसे नाम से पता लग रहा है, ट्रांजिशन मतलब जो हम मेटल लेंगे वो कोई ट्रांजिशन मेटल होगा जो कि क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन कैसा होगा, मल्टीपल बॉन्ड का, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं, वहाँ पे डबल या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास मेन जो टॉपिक आएंगे, हमारे पास इसके अंदर आएंगे तीन। एक तो आएगा एल्काइलिडीन्स। एल्काइलिडीन्स को ही हम क्या बोल देते हैं, कार्बीन बोल देते हैं। और एक होता है एल्काइलिडाइंस, एक तो होगा डीन्स और एक होगा डाइंस। तो जो एल्काइलिडीन्स होते हैं उसी को हम कार्बीन बोलते हैं। एल्काइलिडाइंस जो होगा उसको हम कार्बाइन बोलते हैं। ठीक है, तो और एक हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड विद बॉन्ड टू हाइड्रोजन, कि उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किस तरीके से बना रखा है। तो इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो कार्बीन कार्बाइन के अंदर तो हमें क्या पढ़ना है, उसका हम सिंथेसिस किस तरीके से करेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या उसकी न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगी, और उनका ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर क्या उनका रोल होगा। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे ओनली एल्काइलिडीन्स की। ठीक है, एल्काइलिडीन्स की बात करेंगे। एल्काइलिडीन्स को ही हम क्या बोल देते हैं, कार्बीन बोल देते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एल्काइलिडीन्स का ही दूसरा नाम क्या माना जाता है यहाँ पे, कार्बीन। तो कार्बीन क्या होता है, कार्बीन आर द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उन सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जो कार्बीन होता है, कार्बीन को क्या माना जाता है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट माना जाता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि बीच में बनने वाली स्पीशीज। मान लो कोई मेरी रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर इस तरीके से मान लो रिएक्टेंट जो है वो हमारा ये रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक पोजीशन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है। इंटरमीडिएट है मतलब उसके बीच की स्टेट होती है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को क्या कर देगा, उनकी स्पीड को ये एनहेंस कर देगा, फास्ट कर देगा। ठीक है, दो तो क्या है लिखा है पे, कार्बीन्स आर द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट माना जाता है। इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CH2 के साथ हम दो ये दिखा देंगे, Cr2 एट्सेट्रा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी कार्बीन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो मैंने आपको नोट्स प्रेजेंट कर रखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू ये जो नोट्स हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एज इट इज़ है। मतलब बिल्कुल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8 मार्क्स के अंदर यही पूछेंगे कि एल्काइलिडीन्स के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्काइलिडीन्स पूछ लेंगे, या एल्काइलिडेन्स पूछ सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड बॉन्ड टू हाइड्रोजन पूछ सकते हैं। तो 8 मार्क्स के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया, इतने में एल्काइलिडीन्स के बारे में बता दिया कि एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो कार्बीन के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन। कार्बीन कितने तरीके की होती है, तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके की कार्बीन होती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सिंगलेट कार्बीन क्या होती है और ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती है। तो देखो सबसे पहले सिंगलेट कार्बीन के अंदर क्या है, इन सिंगलेट कार्बीन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म। दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो द स्पिन कंट्रीब्यूशन शुड बी ज़ीरो। तो उसका जो स्पिन का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, ज़ीरो जीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा, एक स्पिन का कितना होता है, प्लस हाफ, एक का होता है माइनस हाफ। तो दोनों का जब ये पेयर्ड फॉर्म के अंदर है तो कम्प्लीटली इनका जो स्पिन का कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे स्पिन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ज़ीरो होगा। और अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 2s + 1।
तो एस हमारे स्पिन कितने हैं यहाँ पे 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल हमारी स्पिन क्या आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी। तो यानी कि सिंगलेट कार्बिन क्या होगा, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पिन कंट्रीब्यूशन 0 होता है, उसकी वजह से जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो इसकी कितनी पाई जाती है, 1 पाई जाएगी। ये क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा। दूसरा हम क्या देख लेते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में। ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर क्या होंगे, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर होंगे। जैसे आपको डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है दोनों क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर है, पेयर्ड नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। इसका ये स्पिन भी कौन सी है, अपवर्ड स्पिन, तो ये भी प्लस हाफ और ये भी प्लस हाफ, दोनों कंबाइन करेंगे तो कितनी बन जाएगी, स्पिन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल 1 का होगा। तो यहाँ पर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो किस तरीके से होगी कि यहाँ पर 2s की जो स्पिन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 का प्लस 1, तो टोटल 3। यानी कि ट्रिपलेट कार्बिन की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 3। और जो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 1। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कार्बीन के बारे में देखा कि वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ कार्बीन देखे, जिसमें हमने सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन देखा। सिंगलेट कार्बीन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में थे, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 थी। ट्रिपलेट कार्बीन क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बीन जिसमें दोनों स्पिन जो है वो अनपेयर्ड होंगी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, उसकी 3 होगी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा पाया जाएगा, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दी सिंगलेट कार्बिन। क्यों, बिकॉज इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, उससे 3 टाइम्स है, मतलब 3 इसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड, हम जो कार्बीन का क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं बेस्ड ऑन दीज 2 कार्बीन्स देयर आर 2 मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स। अब सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन के बेसिस पे हम कार्बीन को फर्दर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बीन दो तरीके की पढ़ी, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब हम क्या करते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट के भी क्या पढ़ते हैं, इनका भी हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये भी 2 तरीके का होता है, एक हमारे पास होता है फिशर कार्बीन और एक होता है स्क्रोप कार्बीन। तो सबसे पहले हम फिशर कार्बीन के बारे में देख लेते हैं। तो फिशर कार्बीन क्या होता है, इट इज़ अ कार्बीन कॉम्प्लेक्स हैविंग सिंगलेट कार्बीन एंड अ मेटल सेंटर विद इलेक्ट्रॉन एक्सेस। ये क्या होती है, एक कार्बीन का कॉम्प्लेक्स होती है जिसके अंदर कौन सी कार्बीन प्रेजेंट होती है, सिंगलेट कार्बीन प्रेजेंट होती है। सिंगलेट यानी कि जिसके अंदर दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसमें थे, पेयर्ड फॉर्म के अंदर। एंड अ मेटल सेंटर विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्सेस, और यहाँ पर जो मेटल सेंटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एक्सेस होती है। तो इस तरीके की जो कार्बीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिशर कार्बीन। अब हम देख लेते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम मेटल कार्बोनाइल्स। हम मेटल कार्बोनाइल से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेंगे वो इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि द फिशर कार्बीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम टू द मेटल कार्बोनिल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्काइल लिथियम यानी कि CH3Li की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, किसी भी मेटल कार्बोनिल के साथ यहाँ पे रिएक्शन हम इसको करवा देंगे। तो देखो ये हमने कोई मेटल कार्बोनिल लिया, यहाँ पे हमने कोई एल्काइल लिथियम ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, क्रोमियम के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, ये अपना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र करेगा इस बॉन्ड के पास, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये आगे फर्दर अपना ये जो है आगे ट्रांसफ़र करेगा। सिमिलर तरीके से इस पे तो ऑक्सीजन पे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन था पहले से, इस पे लोन पेयर है, ये और आ रहा है, तो इस पर क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है चार्ज की, जिसकी वजह से क्या आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड की यहाँ आने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज है, CH3 इसके साथ अटैच है। अब हम इसकी रिएक्शन CH3Li के साथ कराते हैं। तो Li पॉजिटिव, CH3I पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से इस लिथियम पे चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे, जो जहाँ पर है वहाँ उसको वहीं पे हम अटैच कर देंगे। तो जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा और लास्ट में लिथियम आयोडाइड जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रिएक्शंस हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है।
सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड आइसोसाइनाइड, कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसी भी आइसोसाइनाइड के ऊपर तो वहाँ से भी हमें क्या मिल सकती है, कोई एक फिशर कार्बिन जो है यहाँ पे जनरेट हो सकती है। जैसे यहाँ पे ETOH है, ETOH ने कहाँ पे अटैक करना है, आइसोसाइनाइड के ऊपर, इस वाले ग्रुप की जगह पे क्या किया इसने, अटैक किया और यहाँ पर जाकर अटैच हो गया। मैकेनिज्म इसका जो है वो नहीं पूछा जाएगा। फॉर जैसे अगर सिंपल उसने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछे तो 4 मार्क्स के अंदर आता है, और अगर ज़्यादा मार्क्स के अंदर अगर कंप्लीट पूछेगा ना कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्काइलिडीन्स कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आपको ये पूरा लिख के आना है 8 मार्क्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, कि हम इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन का क्या कर दे, क्लीवेज कर दे। तो ये हमारे पास हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन ले ली, इसकी रिएक्शन जब हमने MoCO6 के साथ करवाते हैं तो यहाँ से इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लीवेज हो जाता है। तो ये हमने क्या देखा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं, पहला मेटल कार्बोनिल से, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, और थर्ड जो है क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जिस तरीके से हमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से समझना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, आपको फर्स्ट डायग्राम देखो, इसमें क्या समझ आ रहा है कि ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास क्या है, कार्बीन है। कार्बीन कौन सी है, सिंगलेट कार्बीन है। सिंगलेट कार्बीन का हमें क्या पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है, पेयर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, पेयर्ड फॉर्म के अंदर है दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल की कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल है। अब कार्बन की ये फिल्ड ऑर्बिटल और मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है मेटल को। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ डोनेट करा है तो इन मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, कोई एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो देखो मेटल था, मेटल के साथ ये सिंगल कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब मेटल के पास ये ऊपर वाले कार्बन के पास भी तो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स थी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल के पास क्या हो गया, एक्सेस चार्ज हो गया। अब मेटल क्या कर सकता है, मेटल जो है वो एक्सेस चार्ज को अपने पास नहीं रख सकता, वो क्या करेगा, इसका बैक डोनेशन करेगा। और बैक डोनेशन कहाँ पे करेगा, कार्बन के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर करेगा। तो इसने यहाँ से मेटल ने क्या कर दिया, वापस से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको किसको डोनेट कर दिया, कार्बन के इस वाले ऑर्बिटल्स में उसने ट्रांसफर कर दिया। अब एक बॉन्ड तो पहले ही इन्होंने बना लिया जब कार्बन ने मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए। फिर जब मेटल अगेन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर मेटल डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या बन गया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और एक बार कार्बन मेटल को डोनेट कर रहा है, फिर मेटल वापस से कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो ये जो केस बनता है ना, यहाँ पर ये केस बनता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें क्या लिखना है, वर्डिंग्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो हम इसी को वर्डिंग में किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो देखो, कार्बन विल शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम sp2 ऑर्बिटल टू मेटल वैकेंट d ऑर्बिटल एंड फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो कार्बीन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ, और क्या बनाएगा वहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। फिर मेटल क्या करेगा, मेटल विल बैक डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। मेटल क्या करेगा, वापस से बैक डोनेशन करेगा इलेक्ट्रॉन का किसके अंदर, जो हमारा कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके जो वैकेंट जो p ऑर्बिटल्स है ना इनमें वापस से ट्रांसफर करेगा एंड टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। और क्या फॉर्म करेगा वहाँ पर, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो इन फिशर कार्बन देयर इज अ कंपटीशन फॉर बैक पाई बॉन्डिंग विद मेटल एंड हेट्रोएटम। तो देखो यहाँ पर एक ये चीज़ नहीं आई। अब यहाँ पर, यहाँ तक देखो, यहाँ पर हम एक के लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि ये जो केस बनता है किसका केस बनता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मेटल और हेट्रोएटम के बीच में क्या होता है, देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बैक पाई बॉन्डिंग। अब कॉम्पिटिशन से यहाँ पे क्या मतलब हम वो समझ लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। अब देखो मेटल की कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है ओवरलैप करने के लिए, डी ऑर्बिटल्स।
ऑक्सीजन की कौन सी ऑर्बिटल हो रही है, पी ऑर्बिटल, कार्बन की कौन सी हो रही है, पी ऑर्बिटल। तो यानी कि जो सेम, जैसे हम पढ़ते हैं ना, सेम सेम चीज़ें जो होती हैं, लाइक डिजोल लाइक पढ़ते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टू पी का ओवरलैप होता है ना, वो बेटर ओवरलैप होता है एज कम्पेयर टू D2 2p। तो यहाँ पर यही होता है कि जो मेटल और हेट्रोएटम के बीच में क्या होता है, यहाँ पर कंपटीशन होता है बैक पाई बॉन्डिंग के लिए। तो जो हेट्रोएटम होता है ना, वो अच्छे से ओवरलैप करता है, बिकॉज वहाँ पे टू पी ओवरलैपिंग होती है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका केस था कि मेटल कार्बन बैक पाई बॉन्डिंग डीपी ओवरलैप एंड ऑक्सीजन कार्बन बैक पाई बॉन्डिंग इज टू पी ओवरलैप। और टू पी ओवरलैप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बेटर ओवरलैप होगा। तो ये था इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इसके अंदर आते हैं प्रोलायोसिस। प्रोलायोसिस में क्या होगा, हम कोई भी 5 मेंबर रिंग के लेके चलेंगे इसमें, जैसे CO5 Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक पोजीशन पे, एंड हम पेंटागन वाली रिंग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, एक डायमेराइज प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से दूसरी केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब रिएक्शन तो याद करनी ही पड़ेंगी आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक आता है इसमें, लास्ट रिएक्शन। तो किस तरीके से यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सीधा कार्बन पे जाके अटैक करेगा। कार्बन से ये बॉन्ड आगे की ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आएगा, NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर इसी के अंदर ऑक्सीजन के लोन पेयर अगेन हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे तो वो उस पर अटैक करेगा। ये वाला नेगेटिव, पीछे से ये वाला आ गया, ये इधर आया, ये आगे जाएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, CH3OH यहाँ से पूरा बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे पास ग्रुप जो है एज इट इज़ बच जाएगा। ये था तो इसमें फिशर कार्बिन के बारे में। सिमिलर तरीके से इसमें स्क्रोप कार्बिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। स्क्रोप कार्बिन क्या होगा, इट इज़ ए कार्बिन कॉम्प्लेक्स हैविंग ट्रिपलेट कार्बिन। स्क्रोप कार्बिन के अंदर कौन सी कार्बिन इंक्लूड होती है, ट्रिपलेट कार्बिन। और फिशर के अंदर कौन सी थी, सिंगलेट कार्बिन। तो ट्रिपलेट से क्या समझ आया हमें कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होंगे, और इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 3 होगी, और ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द फिशर कार्बिन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंगलेट कार्बिन। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले डी प्रोटोनेशन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मेटल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवा देते हैं तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो हमारे पास आता है दैट इज़ डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ोमीथेन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 3 क्या है इसके यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बिल्कुल पीछे वाले जैसे ही है, बिल्कुल सेम। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, मेटल है, कार्बन है, और हमने क्या पढ़ा था, जो ट्रिपलेट कार्बिन है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होंगे, अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर होंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मेटल के साथ एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और ये कौन से बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो बस इसी चीज़ को, इसमें भी सिनर्जिक बॉन्डिंग का केस बनेगा। इसी को वर्डिंग्स के अंदर एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हियर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बिन। यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग जो हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो किस किस के बीच में हो रही है, sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बिन एंड मेटल d ऑर्बिटल, मेटल के तो d ऑर्बिटल, और इस कार्बिन के sp2 ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। और उस शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये इस ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। देखो, देन देर इज ऑल्सो ओवरलैप ऑफ अनदर डी ऑर्बिटल। तो यानी यहाँ पर भी क्या है, ओवरलैप है किसी दूसरे डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल का विद पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। बाकी वहाँ पर जो ऊपर वाली जो लॉब्स बची थी उन लॉब्स के साथ भी वो क्या करता है, यहाँ पे इंटरेक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद हम इसके की भी कुछ, हमारे पास 3 केमिकल रिएक्शन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली है रिएक्शन विद लेविस एसिड।
लेविस एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, या फिर हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा सकते हैं, या फिर फॉर्मेशन ऑफ टैबीज रिएजेंट। ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। टैबीज जो रिएजेंट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा एल्काइलिडीन्स के बारे में, या हम बोल सकते हैं कार्बीन्स के बारे में। तो अगर आप एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके से लिख के आओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।